एक बार जरा पहले एफआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, कल किस तरह का रुझान उनकी ओर से देखने को मिला। कल जो बाजार में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड और फ्लैट क्लोजिंग देखी थी, उसमें डीआईएस की ओर से 1853 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर है। एफआईएस ने भी कल खरीदारी का नंबर दिखाया है, 321 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। 4 दिन से लगातार बिकवाली कर रहे थे जुलाई के महीने में, और 5वां दिन जो कल था, तो पहला नंबर है जब एफआईएस की ओर से खरीदारी का बनता हुआ दिखा है। सर, एफआईएस तो वापस खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, हालांकि मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं जितना बिकवाली का था। डायरेक्शन ही सही सर, डायरेक्शन में जो चेंज आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एफआईएस क्या लौटना शुरू कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, दोबारा पॉजिटिव हो रहे हैं? क्योंकि कुछ पैसा चाइना में डाइवर्ट होता हुआ देखा था हमने जून महीने में। अगर हम एफआईआई की बात करें तो मुझे लगता है कि जो एक कंटिन्यूस सेलिंग जो देखी थी हमने सितंबर से अप्रैल महीने तक, उस तरह का ट्रेंड अब नहीं नजर आ रहा है। तो स्पेशली अगर आप देखेंगे 15 अप्रैल के बाद काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ ट्रेंड रहा है। कुछ दिन आप बाइंग देखते हैं, कुछ दिन कहीं ना कहीं सेल के आंकड़े भी आते हैं। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ जो सेलिंग है, मेजोरिटी ऑफ द सेलिंग फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मुझे लगता है कि एब्जॉर्ब हो चुकी है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से आपने चाइना का जिक्र किया, वैल्यूएशन टर्म्स में डेफिनेटली चाइना इज फार चीपर देन इंडिया। तो इंडिया इज ट्रेडिंग क्लोज टू 21-22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कंपेयर टू 11-12 टाइम्स फॉर चाइना। तो चाइना डेफिनेटली चीपर है, वैल्यू वहां ज्यादा दिखती है। बट अगेन चाइना की दिक्कतें अपनी अलग है, वहां भी जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते नजर आ रहे हैं। एंड अगेन जिस तरह से चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील काइंड ऑफ एक एमओयू हुआ है, आई कांट से ट्रेड डील, उसके चलते अब बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा ये आने वाले 6 महीनों में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि अमंग द ब्रिक्स कंट्री इंडिया इज रिलेटिवली वेल प्लेस्ड, जहाँ मैक्रो काफी स्ट्रांग है। देर इज एन स्कोप ऑफ अर्निंग ग्रोथ, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बट वैल्यूएशन रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। बट इंडिया की जो वैल्यूएशन है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो एक एक्सपेंसिव ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एफआईआई अल्टीमेटली जब जिस तरह से अर्निंग ग्रोथ अगर आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में फिर से डबल डिजिट हो जाती है, तो मुझे लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फ्लो फिर से इंडिया में बढ़ते हुए नजर आएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स या फिर Q1 के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ पॉजिटिव साइड पे हैं, या फिर उम्मीद है कि रिकवरी शुरू हो जाएगी, शायद उसी एंटिसिपेशन में ही सही एफआईएस का जो खरीदारी का रुझान है वो लौटता हुआ दिखा है। अब देखना होगा ये कितना कंटिन्यू रहता है, और मोमेंटम क्या ये बिल्ड ऑन करते हैं। 321 करोड़ का कल जो नंबर आया था, क्या ये आगे और मजबूत होता है नहीं होता है, ये देखना होगा। लेकिन आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं, जिनमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है या फिर गिरावट हो रही है, उससे पहले जरा एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र डालिए। कल डाउ जोन्स 422 अंकों की गिरावट लेकर 1% गिरकर बंद होता हुआ दिखा। यूएस के मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है, जो 1 तारीख तक डेडलाइन बढ़ी है, लेकिन 14 देशों को जो लेटर पहुंचे हैं उसमें 25 से 40% टैरिफ लगाने की जो बातचीत है वो ट्रंप साहब की ओर से की गई। मैं उसकी बातचीत आगे करता हूँ, लेकिन इस बीच एशियन मार्केट्स खुले कमज़ोर थे। निक्केई देखिए और शंघाई देखिए, अब ये 1/4 से ½ ऊपर, और 0.25% की मजबूती आपको हैंगसेंग यानी कि हांगकांग के बाजार में नजर आएगी। और कॉस्पी में देखिए, जहां पर टैरिफ लगने की बात की गई है साउथ कोरिया के मार्केट्स पर, वहां पर भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। सर, एशिया में ये जो लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी है, उसको आपने कैसे रीड किया? मतलब बाजार खुले तो नेगेटिव टोन पर थे, ये जो डेडलाइन आगे बढ़ी है उसका उत्साह दिख रहा है आपको ज्यादा? एक बार आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सॉरी, थोड़ा वॉइस आई थिंक नेटवर्क मेरे यहाँ वीक था, तो पूरा क्लैरिटी से क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं। कोई बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, एशियन मार्केट्स खुले तो वीक थे, कमजोरी के साथ खुले थे, लेकिन लो लेवल से रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, बावजूद इसके कि टैरिफ लगाने की बातचीत की गई है ट्रंप साहब की ओर से। तो क्या ये जो डेडलाइन आगे क्रॉस हो गई है, जो हैंगओवर था खत्म हो गया 20-21 दिन के लिए, उसका उत्साह है, या फिर कुछ डिटेल्स हैं जो कि एशियन मार्केट्स को पता है हम नहीं समझ पा रहे हैं? I think the reason for recovery in Asian market is there is no change in terms of tariff। तो अगर आप देखेंगे जो अप्रैल 2 को जो टैरिफ ट्रम्प साहब ने अनाउंस किए थे और अब जो लेटेस्ट अनाउंस किए, वो लगभग सेम ही नंबर हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर आप ट्रेड डील साइन नहीं करोगे तो आपको एक पनिशमेंट के तौर पर ज्यादा टैरिफ लगाने की उम्मीद थी। तो मुझे लगता है कि जब एक ही न्यूज पर मार्केट 2 बार रिएक्ट नहीं करता है, तो आई थिंक इट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ओनली। और जिस तरह से आपने जो एक सही पॉइंट बोला है कि जो डेडलाइन एक्सटेंड करी है, दैट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड, मतलब एक डील साइन करने के लिए विंडो एक्सटेंड कर दिए। तो ऑब्वियसली नाउ ऑल दिस कंट्रीज विल गो बैक ऑन टेबल विद यूएस एंड विल ट्राई टू नेगोशिएट सम डील। तो देयर इज एन होप कि 1 अगस्त के पहले कुछ डील्स सभी कंट्रीज इंडिविजुअली जाकर बायलैटरल डील साइन करेंगे यूएस से। And that is the reason we are seeing a kind of muted reaction on all the other Asian market.
और जो सेक्टर्स में इम्पैक्ट आना था, मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर टैरिफ, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो स्टॉक प्राइस दिन हो चुके हैं सभी मार्केट्स में ग्लोबली। जिस तरह से ऑटो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो जापान, कोरिया, दिस आर द टू कंट्री जहाँ सबसे ज्यादा वहां से ऑटो एक्सपोर्ट की जाती है, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट की जाती है यूएस को। तो वहां मुझे लगता है कि ऑलरेडी वहां के जो ऑटो स्टॉक्स है वो बिटन डाउन हो चुके हैं, तो और कोई स्कोप है नहीं। तो आई थिंक दैट दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमने काइंड ऑफ थोड़ी सी रिकवरी एशियन मार्केट में आज मॉर्निंग में आते हुए देखी। ठीक है, परफेक्ट है। मैं बातचीत करता हूं सर, टैरिफ को लेकर डिटेल में बातचीत करते हैं, लेकिन ज़रा आज के मूवर्स कौन से हैं, कहाँ ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, वो एक बार आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। आज के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको आलोक इंडस्ट्रीज़, रेमंड लाइफस्टाइल्स, इसके अलावा आप देखेंगे तो वर्धमान टेक्सटाइल्स है, वीनस पाइप्स हैं, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि टेक्सटाइल सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि आज कुछ समय के बाद, बाजार खुलने के कुछ समय बाद, हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हो देखें। इसमें आप चाहें तो वर्धमान टेक्सटाइल के साथ साथ आप ट्राइडेंट को भी जोड़ सकते हैं, ये भी 5% के आसपास की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहा है। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में जो मजबूती है, जो कारोबार में एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि टेक्सटाइल आज का एक विनर जरूर दिख रहा है। अब अगर आप लूजर्स की तरफ आइए, यानी कि स्टॉक्स जो कि गिरावट दिखा रहे हैं, जिनमें ज़्यादा मंदी के सौदे पड़ते हुए दिख रहे हैं, उसमें पीसी ज्वेलर 2 दिन में 40% चला है, आज आ गया इसमें मुनाफा वसूली का दौर। 8% स्टॉक नीचे आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा शारदा मोटर 5.6% की गिरावट है। टाइटन के बिजनेस अपडेट्स आए हैं Q1 के, उसके बाद आप देखिए 5% की गिरावट स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। औरोबिंदो फार्मा 3.25% नीचे है और एंजल वन 3.25% की गिरावट यहाँ पे भी है। और एंजल वन के साथ साथ आपको बता दूं, ये एंजल वन अकेला नहीं है, इसमें BSE भी है, साथ में 361 वैम भी है। तो जो पूरा ब्रोकरेज वाला तबका है ना, वो पूरा ही आज लाइमलाइट में है। उसकी भी मैं बातचीत आके करता हूँ। उसका रीज़न है जो सेबी की ओर से कल एक जो स्टडी आई ना, उसके पीछे, इस गिरावट के पीछे उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो टैरिफ और उसके साथ साथ सेबी की स्टडी, ये 2 मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप देखेंगे ज़्यादातर बाजार में जो ट्रेड है आज के सेशन में होता हुआ दिख रहा है। तो लार्ज कैप्स यानी कि जो सेंसेक्स निफ्टी है वो आपको फ्लैट नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादा एक्शन दिख रहा है आपको ब्रॉडर मार्केट्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कल की कहानी आज भी दोहराई जा रही है। लार्ज कैप्स को रोक के रखा हुआ है, इंडेक्स मेंटेन्ड है लेवल, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, जैसा हमने कल भी देखा था। तो ज़्यादा फोकस सर टैरिफ को लेकर ही है। ट्रंप साहब ने कहा है कि जापान, दक्षिण कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ, जहां से आप कह रहे हैं कि यूएस को ज़्यादातर ऑटो यानी कि गाड़ियों का एक्सपोर्ट पहुंचता है। कजाकिस्तान, मलेशिया पर 25% टैरिफ, 30% टैरिफ लगाया गया है दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, और 40% जो कि हाईएस्ट बैंड है अभी तक का, 25 से 40% की रेंज उनकी ओर से बोली गई है। म्यांमार और लाओस, इनके ऊपर 40% के जो टैरिफ हैं वो लगाए गए हैं। सर, ये जो डिटेल्स हैं जिसमें 25 से 40% की रेंज है, इसका कोई पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट हमारे ऊपर टेक्सटाइल स्टॉक्स में जो इतना उत्साह बन रहा है, वो इस वजह से कि कोई हमारा ऐसा प्रतिद्वंदी देश या फिर ऐसा टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री जिससे हमें फ़ायदा होगा, उनके ऊपर टैरिफ अगर लगते हैं तो? या डेफिनेटली आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में जो टैरिफ होगा, जिस तरह से, मतलब मैं भी मीडिया में जिस तरह से न्यूज पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो सेक्टर स्पेसिफिक जो टैरिफ होंगे इंडिया में अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक फ्लैट टैरिफ लाइन हम इंडिया के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली टेक्सटाइल इज वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। अगर बांग्लादेश पे 30% टैरिफ लगा है तो उसका बेनिफिट स्पेशली बांग्लादेश एंड वियतनाम, तो टू सम एक्सटेंट अगर इंडिया में टैरिफ रेट कम रहते हैं तो टू दैट एक्सटेंट टेक्सटाइल कंपनीज कैन बेनिफिट। और उसी का रिएक्शन आज हम मार्केट में भी देख रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका फोकस जो बिजनेसेस है, वेदर इट इज गोकुलदास, वेदर इट इज वेल्सपन लिविंग, देयर वी आर सीइंग अ काइंड ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन। बट अगेन वेट एंड वॉच करना होगा, लेट द क्लैरिटी बी देयर कि एग्जैक्टली इंडिया के सेक्टर वाइज टैरिफ क्या होंगे या ओवरऑल लेवल पर क्या टैरिफ होंगे, एंड हाउ दे आर प्लेस कंपेयर टू अवर competitors, whether it's Bangladesh, Pakistan, or for that matter Vietnam, as far as textile sector is concerned. And one of the another sector which is on my radar is the electronics, जो EMS हम जिसे कहते हैं. Again, that sector will be in focus as compared to China, कि कैसे India is placed as compared to China or any other countries in terms of trade tariff with US. ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो अगले 2 दिन बहुत अहम है हमारे लिए। अमेरिका कह रहा है कि अगले 2 दिन में कई देशों के साथ
वो जो डील है उसकी घोषणा कर सकते हैं। जो नए टैरिफ हैं वो 1 अगस्त से लागू होंगे। इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तो परसों ये बात करी थी, कल ट्रम्प साहब की ओर से भी ये इसके ऊपर मोहर लगती हुई दिखी है कि अब जो टैरिफ लगेंगे भी तो 1 अगस्त से लगेंगे। तो विंडो आ गया है एक 21 दिन का पूरे दुनिया भर के देशों के पास। केवल यूके और वियतनाम के साथ डील हुई है यूएस की अभी तक। बाकी सारे देश जो हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा जो 21 दिन का समय मिल गया है। वो अब देखना होगा कि कैसे बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन बाजार आज रिएक्ट कर रहा है सर सेबी की स्टडी के ऊपर। सेबी का जो नया डेटा आया है अब 25 के लिए, वो आया है एफएनओ मार्केट के लिए, डेरिवेटिव्स में जो ट्रेड होते हैं उसको लेकर। 91% ट्रेडर्स एफएनओ मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में नुकसान करते हैं। कितना नुकसान करते हैं? औसतन देखा जाए तो 1.06 लाख, ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपए का जो नुकसान है औसतन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एफएनओ मार्केट में यानी कि वायदा बाजार में करते हैं। FY24 का जो नंबर था वो करीब करीब 75,000 रुपए का था। तो 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान ट्रेडर्स को FY24 में हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि 1.1 लाख का जो औसतन नंबर है रिटेल ट्रेडर्स का, वो निकल के सामने आया है। और दिसंबर से मई के बीच में 20% निवेशक ऐसे हैं जो कि मार्केट से कम होते हुए दिखे हैं। सर जो नंबर है सेबी की स्टडी बता रही है FY25 के हिसाब से जो पैसा गवाते हैं रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में, वो नंबर भी बड़ा है। और ऑलमोस्ट 10 में से 9 ट्रेडर्स ऐसे हैं, 100 में से 91 ट्रेडर ऐसे हैं जो पैसा तोड़ते ही हैं एफएनओ मार्केट की, जहाँ तक बात है। क्या यही कारण है सर कि सेबी की ये जो स्टडी आई है, जो डेटा आया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि BSE हुआ, एंजल 1 हुआ, 361 वैम हुआ, इनमें आज हम देख रहे हैं कि 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टडी के क्या मायने आप समझते हैं सर? क्या ये दिखा रहा है कि रिटेल का तो घाटा पहले भी हो रहा था, वो घाटा बढ़ गया है और पार्टिसिपेशन कम हो रहा है? 20% निवेशक मार्केट से कम हुए हैं। क्या ये यही दिखा रहा है कि आने वाले समय में इन कंपनियों के लिए, एक्सचेंजेस के लिए चैलेंज होगा इनके जो वॉल्यूम्स है उनको मेंटेन करना? आई थिंक अगर हम एक स्टेप बैक लेते हैं तो अगर आपको याद होगा कि नवंबर मंथ से रेगुलेशंस कहीं ना कहीं टाइट किए गए थे एफएनओ मार्केट के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। और उसी के चलते हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी इम्पैक्ट हुए थे इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। एंड दैट इज द रीजन की दैट इज वन ऑफ द रीजन की ओवरऑल जो पिक प्रॉफिटेबिलिटी थी सभी ब्रोकिंग कंपनीज की, उसे रिकवर होने में अभी और 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। सेकंड इज द जेम्स स्ट्रीट का जो एपिसोड हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं सिस्टम में वॉल्यूम्स की कमी आते हुए नजर आएगी। बट आई होप कि जिस तरह से सेबी ने क्लैरिफाई किया है कि दिस इज एन ओनली वन ऑफ द केस एंड ये ऐसे और कहीं देखने में नहीं आया है। तो आई एम होपफुल कि जो जेम्स स्ट्रीट के ट्रेडिंग बंद होने के चलते जो वॉल्यूम में डीप आएगा वो कहीं ना कहीं उसमें आगे जाकर रिकवरी होते दिखेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर अगर कंटिन्यूसली लॉस बना रहे हैं तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि देयर कैन बी अ फर्दर टाइटनिंग इन एन ऑप्शन ट्रेडिंग और फॉर दैट मैटर फ्यूचर ट्रेडिंग। So to that extent again volumes can remain subdued for futures and option. But overall रिपोर्ट में एक पॉजिटिव चीज मुझे जो नजर आई वो ये आई कि पोस्ट जो वीकली एक्सपायरी पर कहीं ना कहीं कर्व किया गया, जो पहले जिस तरह से रोज एक वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कर्व किया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं लॉसेस कम हुए हैं, पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। आई थिंक इवॉल्विंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव मार्केट है वर्ल्ड का। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में द थिंग्स शुड स्टेबलाइज एंड शुड बी बैक टू नॉर्मल एज फार एज ऑल दिस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आर कंसर्न। मतलब कोई नए कर्ब्स नहीं लगाए जाएंगे, कोई नए रेगुलेशंस नहीं आएंगे, नई सख्ती नहीं होगी, आप कह रहे हैं? अगेन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन रेगुलेटरी फ्रंट। मुझे लगता है कि काफी सारे चेंजेस ऑलरेडी सेबी ने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन कम हुआ है, वीकली एक्सपायरी में उसे रेगुलेट कर दिया गया है, मंथली एक्सपायरी पर कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का ट्रेंड है। एंड आई थिंक रेगुलेटरी फ्रंट पर मुझे नहीं लगता है कि और कोई बहुत ज्यादा सख्ती आएगी। बट ऑब्वियसली एजुकेशन के फॉर्म में डेफिनेटली देयर कैन बी पुश फ्रॉम सेबी की लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें समझाया जाए कि जो प्रोडक्ट है इसे कैसे यूज करना है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस एंड हाउ टू रिड्यूस दैट कैन बी वन ऑफ द ट्रेंड। तो लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। सर BSE, एंजल 1, 361 वैम, नुआमा हुए, जितने भी ये ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं या फिर जो एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, जो ऑप्शन है, या फिर जितने भी मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, CDSL हुआ या बाकी स्टॉक्स हुए, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपका हाउस व्यू हो, जो आपकी टॉप पिक हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो?
अगेन संदीप जी, मुझे लगता है कि जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें आगे जाकर देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड क्लिप। तो रिसेंटली हमने देखा था कि नुवामा और 361 अगेन बोथ आर द लीडर, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नोन एज प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। मुझे लगता है कि वेल्थ मैनेजर शुड कंटिन्यू टू डू वेल इन लॉन्ग टर्म, although there may be volatility in short term because of all these changes or impact in F&O volume to some extent. बट अगेन लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा नुआमा, 361 और प्रूडेंट पर। ठीक है, परफेक्ट है। एक खबर सर क्रूड के फ्रंट पर भी आ रही है, क्योंकि हमारे लिए मेन ट्रिगर्स अगर हम देखें तो एक तो ट्रेड डील है, यानी कि टैरिफ, उसको लेकर क्या अनाउंसमेंट आते हैं, ये सेबी की स्टडी हो गई जिससे आपके पूरा जो कैपिटल मार्केट वाला जो तबका है वो इम्पैक्ट होता है। और तीसरा है क्रूड के फ्रंट पर कच्चा तेल, जहां हम 85% अपना रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं। आईओसी जो कि देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी है, उनके मैनेजमेंट की ओर से एक कमेंट आता हुआ दिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि कच्चा तेल जल्द और सस्ता होगा। रूस से भारत अपनी ज़रूरत का 35% तेल खरीदता है और कंपनी अपनी ज़रूरत का 20 से 22% तेल रूस से ही लेती है। तो एक्सपेक्टेशन इस तरह से है कि शायद कुछ रशिया के फ्रंट पर या कुछ और ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा, जिस वजह से कच्चे तेल में और भी गिरावट आ सकती है। ओपेक ने ऑलरेडी अनाउंस किया ही है कि अगस्त के महीने से वो 5,48,000 बैरल फिर से जो क्रूड का उत्पादन है वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी मार्केट्स में देख चुके हैं। कल 2% के आसपास का उछाल था, लेकिन आईओसी का मैनेजमेंट, अगर देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बोलती है आकर कि तेल की कीमतें और गिर सकती हैं, तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं क्रूड के प्राइजेस को, और ऑन दैट बैकड्रॉप ओएमसीज पर आपका व्यू? आई थिंक अगेन जिस तरह से ग्लोबल मैक्रो प्लेस है, मुझे लगता है कि क्रूड में अपसाइड की गुंजाइश कमी है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम जियोपॉलिटिकल टेंशन। जिस तरह से ओपेक ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है और ग्लोबली जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है सबड्यूड है, तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड में ऐसे कोई बुलिश सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक टिल द टाइम क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग बिलो $75 टू द बैरल, मुझे लगता है कि इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल दी डोमेस्टिक कंपनीज। कमिंग स्पेसिफिकली टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अगेन अगर क्रूड ऐसे ही नीचे लेवल पर चलता रहे और गवर्नमेंट अगर रिटेल फ्यूल पंप के जो प्राइसेस होते हैं पेट्रोल डीजल के, उसमें अगर बदलाव नहीं करती है, तो ऑब्वियसली मार्जिन एक्सपेंशन आते हुए देखेंगे हम। विद इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वी आर मोर बुलिश ऑन एचपीसीएल। उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट कारण ये कि इनकी जो बारमर राजस्थान की जो रिफाइनरी है उसका जो केपेक प्रोग्राम है अब कंप्लीशन के आसपास आ चुका है, और हमारा ये मानना है कि once this project is completed, the EBITDA for HPCL in a normal business environment can increase rapidly over the period of next 2 years. तो मैं HPCL पर रिलेटिवली ज्यादा बुलिश रहूंगा एट अ करंट जंक्चर। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब ये 3 ट्रिगर्स तो हो गए। चौथा ट्रिगर, जो मेन ट्रिगर जैसे आपने भी हाईलाइट किया, वो है कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे, जिसमें जो Q1 के अपडेट्स हैं बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं। कल टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों के अपडेट्स आए हैं सर, बाजार बंद होने के बाद। एक है टाटा मोटर्स, जिसके अपडेट्स में साफ तौर पे दिख रहा है कि जेएलआर के जो वॉल्यूम्स है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। रिटेल वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे इनके, तो 15% का इम्पैक्ट वहाँ दिखा है, गिरे हैं वो। और इनके जो होलसेल वॉल्यूम्स है वहाँ पे भी हमने गिरावट ही बनती हुई दिखी है। Q1 में हम सब जानते हैं इनकी जो शिपमेंट्स हैं इन्होंने रोक दी थी अमेरिका को, और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा है कि इनके वॉल्यूम्स पर साफ तौर पर दिखा है, जो इनके Q1 बिजनेस अपडेट में दिख भी रहा है। टाटा मोटर सर, ये अपडेट्स तो अब आए हैं, स्टॉक पहले से ही गिर रहा है, यानी कि इसमें पहले से ही इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो इन अपडेट्स के बाद आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हाई लेवल से हल्का सा फिसला है, लेकिन 688 के आसपास सर, 1180 वाला शेयर जो एक समय पहुंच गया था, क्या अभी और गिरावट की गुंजाइश आपको नज़र आती है, या फिर आप बोलेंगे कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है बहुत बढ़िया लेवल है? आई थिंक टाटा मोटर्स में जितनी भी निगेटिव डेवलपमेंट थी वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड थी। तो मुझे लगता है कि जो ये भी लेटेस्ट अपडेट भी आया है जेएलआर सेल्स को लेकर, दैट वाज अ नोन थिंग, और ऐसा कोई बहुत बड़ा निगेटिव सीट को पता नहीं था, ऐसा नहीं था, एंड दैट इज द रीजन हम स्टॉक में कहीं ना कहीं एक म्यूटेड रिएक्शन भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड रहेगा टाटा मोटर्स में, एज उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि FY26 फुल ईयर विल बी अ काइंड ऑफ म्यूटेड ईयर फॉर टाटा मोटर्स। और जिस तरह से अभी ग्लोबल ट्रेड वॉर प्ले आउट हो रहा है, तो टाटा मोटर्स पर भी उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम आते हुए दिखेगा, और इसकी ऑलरेडी क्लैरिटी मैनेजमेंट ने सभी एनालिस्ट को सीट को पहले से दे रखी थी। तो एट अ करंट जंक्चर आई वुड लाइक टू रिमेन न्यूट्रल ऑन टाटा मोटर्स। किसी को अगर लंबी अवधि के
के लिए टाटा मोटर्स में स्टिल पोजीशन बनाना है, तो आई थिंक ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट इज द राइट स्ट्रेटेजी। कंपेयर टू टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि अदर जो बाकी के जो प्लेयर है दे आर बेटर प्लेस। तो कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी का प्ले है, दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस हम आने वाले समय में आने की उम्मीद करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी प्ले वन कैन राइट। और एट द सेम टाइम ऑटो एंड कंपनीज हैं जहां हम रिलेटिवली ज्यादा बुलिश हैं। तो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा गैब्रियल इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग, जिस तरह से 4 या 5 कंपनीज का हमने मर्जर होते हुए दिखा अनलिस्टेड बुक से प्रमोटर की जब लिस्टेड कंपनी में, और जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है, तो मुझे लगता है कि ऑटो एंड इज रिलेटिवली बेटर प्लेस एज कंपेयर टू ऑटो ओईएम। सो फ्यू कंपनीज लाइक गैब्रियल और फॉर दैट मैटर लुमैक्स, एसजेएस एंटरप्राइजेस, श्रीराम पिस्टन, ऐसी कुछ कंपनीज पर मैं फोकस करने की राय दूंगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि टाइटन के अपडेट्स भी आए हैं और टाइटन के अपडेट्स में सर कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। स्टॉक 5.5% नीचे है, कंज्यूमर बिजनेस 20% बढ़ा, ज्वेलरी बिजनेस में 18% की ग्रोथ है, जो वॉचेस सेगमेंट है उसमें 23% की ग्रोथ है, आईवेयर सेगमेंट जो है, आई केयर सेगमेंट जो है उसमें भी 12% की जो ग्रोथ है वो इन्होंने इस बार रिकॉर्ड करी है। स्टॉक में सर 5.5% की गिरावट, क्या प्रॉफिट बुकिंग है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर था इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ और कंसर्न है जो कि मैनेजमेंट की ओर से रेज किया गया है? आई थिंक अगर आपने ध्यान दिया होगा कि टाइटन के साथ बाकी जो 3 कंपनीज है, सेंको गोल्ड, कल्याण और पीएन गाडगिल, इन्होंने भी अपने क्वार्टरली प्रोविजनल बिजनेस अपडेट दिए हैं। और ये तीनों ही कंपनी में हमने देखा है कि रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर रही है टाइटन के सामने। तो तीनों ही कंपनी ने तकरीबन 30% की वाई वाई ग्रोथ दर्ज करने का अनुमान किया है और दर्ज किया है। और एट द सेम टाइम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, लाइक टू लाइक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वहां भी एक अच्छी खासी ग्रोथ तीनों कंपनी ने दर्ज करी है। कंपेयर टू देम टाइटन, वी ऑल नो इट्स अ मार्केट लीडर ऑन लार्जर बेस। हालांकि ग्रोथ डिसेंट रही थी 17% की, बट मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है कि जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं वहां अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली स्ट्रीट विल चेज ऑल दोस कंपनीज। उसी के चलते हमने एक निगेटिव रिएक्शन आज टाइटन में आते दिखा। और एट द सेम टाइम वन हैज टू कीप इन माइंड कि टाइटन के वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है रिलेटिव टू देयर स्मॉलर पीयर्स। तो उसके चलते भी एक निगेटिव रिएक्शन हम टाइटन में आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक स्ट्रीट इज शिफ्टिंग फ्रॉम टाइटन टू अदर स्मॉलर नेम लाइक कल्याण, पीएन गाडगिल एंड सेंको, जहां ग्रोथ रिलेटिवली बेहतर है कंपेयर टू मार्केट लीडर लाइक टाइटन। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।